नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए आज की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे ने अपना नामांकन दाखिल किया। मोहम्मद मुज्तबा असीम को आईपीएस उन्नत किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 सिद्धरामैया ने देवेगौड़ा से कहा अपना तरीका सुधारे। केएससी के खिलाफ कार्रवाई करेगी बीजेपी, विजय। रॉबर्ट वाड्रा ने बदला इरादा, बरेली नहीं इस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव, खुद किया खुलासा। बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट, यूपी, महाराष्ट्र सहित इन राज्यों की सीटों के उम्मीदवार भी घोषित। अब समाचार विस्तार से। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे ने आज अपना नामांकन अपनी माताजी गीता खंडे और एमएलसी अरविंद कुमार अरली और कर्नाटक राज्य सरकार गारंटी योजना के अध्यक्ष अमृतराव चिमकुड़े के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी के सम्मुख अपना नामांकन दाखिल किया। वह आज साधारण रूप से अपना नामांकन दाखिल किए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೈಜ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. यूपीएससी सीएससी 2023 की परीक्षा में 481वां रैंक हासिल कर बीदर जिले का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद असीम मुस्तबा, जो वर्तमान में आईआरएमएस अलॉटमेंट हुआ था, उन्हें आईपीएस की पर अपग्रेड किया गया है। मोहम्मद असीम मुस्तबा के पिता मोहम्मद एजाज जिला सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं असीम की माताजी प्राइमरी स्कूल टीचर है। इस अपग्रेडेशन से मोहम्मद असीम के परिवार सहित उनके शुभचिंतक में खुशी का लहर है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೈಜ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा से संशोधन करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने का आग्रह किया। सिद्धरामैया ने यह बात ऐसे समय कही है जब एक दिन पहले ही गौड़ा ने मैसूर में एक चुनावी रैली में उनकी इस बात के लिए आलोचना की थी कि वह सिर्फ 6 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं और 150 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री के बारे में हल्के ढंग से बोल रहे हैं। सिद्धरामैया एक समय गौड़ा के राजनीतिक शिष्य थे। एक बयान में सिद्धरामैया ने कहा, श्री देवेगौड़ा अपने तरीकों में संशोधन करने और केंद्र सरकार द्वारा कन्नडिगाओं पर किए गए अन्याय के खिलाफ बोलने में अभी देरी नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार वितरण, सूखा राहत और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर अपने के माध्यम से कन्नड़ लोगों को कमजोर कर रही है। इन मुद्दों पर आपकी चुप्पी आपकी पार्टी को अस्थायी रूप से फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन इतिहास तुम्हें निश्चित रूप से माफ नहीं करेगा। पूर्व डिप्टी सीएम केएस ईश्वरप्पा के शिवमोगा में भाजपा के बागी के रूप में चुनाव लड़ने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य पार्टी अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा है कि पार्टी पूर्व मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। विजेंद्र एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट जुटाने के लिए आयोजित एक अभियान के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपना पर्चा वापस लेने के अनुरोध के बावजूद ईश्वरप्पा ने मैदान में उतरने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पार्टी और बीएस येदियुरप्पा परिवार के खिलाफ ईश्वरप्पा की टिप्पणी से भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद बीवाई राघवेंद्र को मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिवमोगा के लोग ईश्वरप्पा को सबक सिखाएंगे। विजेंद्र ने कहा कि वह दिंगलेश्वर स्वामी जी से धारवाड़ में प्रहलाद जोशी का समर्थन करने का भी अनुरोध करेंगे।
भाजपा की राज्य इकाई ने कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर के खिलाफ चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री से विशेष अनुदान का वादा करने वाले एक सार्वजनिक भाषण में उनकी हालिया टिप्पणी के लिए आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज की। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में भाजपा ने आरोप लगाया कि मंत्री ने चित्रदुर्ग जिले के नायकनहट्टी गांव में आयोजित अपने सार्वजनिक भाषण में मुख्यमंत्री से बात करने के बाद केंद्र से 25 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान का वादा किया था। अगर लोग कामयाब रहे तो उसे अधिकतम वोट दिलाने के लिए पार्टी ने आरोप लगाया। हमें दृढ़ता से आशंका है कि यह बयान मतदाताओं पर वोट देने के लिए अनुचित प्रभाव और दबाव पैदा करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आगामी लोकसभा चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक और अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने यूपी, महाराष्ट्र समेत 2 अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बीजेपी की ये 12वीं लिस्ट है, जिसमें यूपी के फिरोजाबाद और देवरिया सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। बीजेपी ने फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह और देवरिया संसदीय क्षेत्र से शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है। वहीं महाराष्ट्र के सातारा से छत्रपति उदय नारायण भोसले को अपना उम्मीदवार बनाया है। जानकारी दे दें कि बीजेपी ने फिरोजाबाद से मौजूदा सांसद चंद्रसेन जादौन का टिकट काटकर ठाकुर विश्वदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी की जगह शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। लिस्ट में पंजाब के 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इसमें होशियारपुर, यस्सी, बंठीड़ा और खडूर साहिबा क्षेत्र से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने होशियारपुर से अनिता सोम प्रकाश, भटिंडा से परमकौर सिद्धू आईएएस और खाडूर साहिबा से मंजीत सिंह मन्ना मियाविन पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की भी एक सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से अभिजीत दास पौवी को मैदान में उतारा है। बता दें कि डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा अचानक सक्रिय हो गए हैं। आमतौर पर मीडिया से दूर रहने वाले वाड्रा अब खुलकर राजनीति की बात कर रहे हैं और लगातार चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेठी से वह राहुल गांधी की जगह कांग्रेस उम्मीदवार होंगे तो उन्होंने मना नहीं किया। अब उन्होंने हरियाणा से चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए हैं। राजनीति में अपनी भूमिका के सवाल पर वाड्रा ने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं तो मैं सक्रिय राजनीति में आने को तैयार हूं। यह जरूरी नहीं है कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं, मैं मुरादाबाद या हरियाणा से भी चुनाव लड़ सकता हूं। अहम बात यह है कि वाड्रा ने खुद मुरादाबाद का नाम लिया है, जबकि अमेठी को लेकर मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मेरा मानना है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और धर्म की राजनीति से दूर रहना चाहिए। पीएम मोदी को लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। मेरा परिवार भेदभाव नहीं करता और हम ऐसे ही सेक्युलर देश के बारे में सोचते हैं। जहां तक सक्रिय राजनीति में मेरी भूमिका का सवाल है, मैंने जब भी लोगों के लिए काम किया है उन्होंने मुझे मजबूती दी है। देश मुझे सक्रिय राजनीति में देखना चाहता है। लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों से खास है। एक तरफ जहां भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, वहीं कांग्रेस अपनी साख बचाने में जुटी हुई है। चुनाव के पहले कई नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी या उनके सहयोगी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ये आलम महाराष्ट्र की राजनीति में खूब देखने को मिला है। यहाँ कई नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और पार्टी से बगावत की। ऐसा ही एक नेता संजय निरुपम, जिनको कांग्रेस पार्टी ने बगावती सुर
उठने के बाद निकाल दिया। खबर आ रही है कि संजय निरुपम जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थामने जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम अगले 2 दिनों में एकनाथ गुट की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। एकनाथ गुट की शिवसेना ने निरुपम को अपनी पार्टी से लोकसभा चुनाव में सीट देने का वादा किया है। बताया जा रहा है कि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर निरुपम को उम्मीदवारी मिलनी लगभग तय हो चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले रविवार को संजय निरुपम की सीएम एकनाथ शिंदे से वर्षा बंगले पर मुलाकात हुई थी। निरुपम की यह मुख्यमंत्री शिंदे से 5वीं मुलाकात थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन से अस्थायी ऑफिस की मांग भी की जा सकती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल हर सप्ताह अपने 2 मंत्रियों से मिलेंगे और अलग अलग विभागों के काम की जानकारी लेंगे। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में उन्होंने जेल से सरकार चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी और अरविंद केजरीवाल के बीच मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक ने बताया कि केजरीवाल हफ्ते में 2 बार होने वाले मुलाकात में गाइडलाइंस और दिशा निर्देश देंगे। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से भी बताया गया कि केजरीवाल हफ्ते में 10 लोगों से 2 बार मिल सकते हैं। इनमें उन्होंने अतिशी, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज का नाम शामिल किया है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। इजरायल के सैन्य प्रमुख ने सोमवार को कहा था कि सही समय देखकर इस सप्ताह के अंत तक ईरान के हमले का जवाब देगा। सैन्य प्रमुख ने यह भी कहा था कि हम बस प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने कहा कि वह इजरायल के किसी भी हमले का सेकंड भर में जवाब देगा। ईरान और इजरायल दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए ऐसी बात कही है जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है और युद्ध की आशंका भी गहराने लगी है। इजरायली सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा है कि इजरायल अपने अगले कदमों पर विचार कर रहा है और 13 अप्रैल के ईरानी हमले का जवाब दिया जाएगा, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए ईरान के उप विदेश मंत्री अली बगेरी कान ने जोर देकर कहा कि ईरान की ओर से इजरायल के हमले की प्रतिक्रिया की गति कुछ सेकंड से भी कम होगी। ईरान की तरफ से इजरायल पर किए गए हमलों के बाद मध्य पूर्व में हालात हर पल बदल रहे हैं। हालात इस तरह के बन गए हैं जिसका सीधा असर दुनिया भर के देशों पर पड़ रहा है। इस बीच इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद पश्चिम एशिया में बनते बिगड़ते समीकरणों के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इस सप्ताह अपने भारत दौरे को स्थगित कर दिया है। बाइडेन सरकार के अधिकारी अपने भारतीय समक्ष अजीत डोभाल के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर अमेरिका भारत पहल आईसीईटी सहित अन्य मुद्दों पर बैठक करने वाले थे। सुलिवन ने इस साल दूसरी बार अपने भारत दौरे का स्थगित किया है। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने बताया पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम के कारण सुलिवन ने इस सप्ताह अपने भारत दौरे को स्थगित किया है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे ने अपना नामांकन दाखिल किया। मोहम्मद मुज्तबा असीम को आईपीएस उन्नत किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 सिद्धरामैया ने देवेगौड़ा से कहा अपना तरीका सुधारें। केएससी के खिलाफ कार्रवाई करेगी बीजेपी। विजय रॉबर्ट वाड्रा ने बदला इरादा, बरेली नहीं इस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव, खुद किया खुलासा। बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट, यूपी महाराष्ट्र सहित इन राज्यों की सीटों के उम्मीदवार भी घोषित। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।